हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो आज हम फिर से बात करेंगे इसी सीरीज में एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। अब तक लेसन नंबर 1 खत्म नहीं हुआ है। लेसन नंबर 1 के अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट को, ठीक है, उस टॉपिक को। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो से। इसी वीडियो में हम कंटिन्यूटी को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। उम्मीद है कईयों ने कंटिन्यूटी पहले ही पढ़ रखा हुआ, जिन्होंने पहले ही मैथ्स पढ़ी है उन्हें जरूर इस टॉपिक को सुना जरूर होगा। आई बात समझ में? और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का भी इसी सीरीज का एग्जाम होने वाला है, फिर इसी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला हो। और भाई फिर वही बात बोलूंगा कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना बचे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत बात पिछली वीडियो के लास्ट में भी करी थी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहले तो ये बात समझ गए कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना, बोलते हैं ना कंटिन्यूअस चल रही है कोई चीज, यानी कि लगातार चल रही है वो चीज, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब क्या है? लगातार। अब बात है मैथ्स में लगातार का क्या रिलेशन। देखो हम सब जानते हैं मैथ्स में हम अलग अलग तरह के फंक्शंस को पढ़ते हैं, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, या फिर log x हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। हम बहुत सारे तरह के फंक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शनों के ग्राफ से। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ उसकी पूरी की पूरी डोमेन में वो कंटिन्यूअस है, मतलब वो लगातार बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मैं कुछ ग्राफ्स की बात करूं, ठीक है, तो एक ग्राफ मान लो मैंने ये बना दिया। ये ग्राफ है मोड एक्स का, y इक्वल्स टू मोड एक्स। ये एक फंक्शन का ग्राफ है। ऐसे अगर मैं किसी और एक फंक्शन की बात करूं ग्राफ की, तो ये मान लो हमारे पास एक और फंक्शन है जो है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी अपने डोमेन में क्या है? कंटिन्यूअस है। यानी कि जिस फंक्शन का ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना दूं उसे मैं कंटिन्यूअस बोल दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी मार्कर को उठाने की, मुझे जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे मार्कर को उठाने की। फंक्शन क्या था? कंटिन्यूअस है। फिर मैं और ग्राफ की बात करूं, आपने कभी शायद अगर पढ़ा होगा तो साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यू, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहां बनाया था छोटा सा ग्राफ। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे बनता है। ये भी क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ऐसे फंक्शंस के ग्राफ, तो बात है भैया कंटिन्यूअस पढ़ने के लिए क्या हमें हर एक फंक्शन के ग्राफ बनाने आने चाहिए, फिर क्या हर एक फंक्शन के ग्राफ याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कि कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं कंटिन्यूअस का टॉपिक। तो कंटिन्यूटी होती क्या है ये मैं आपको बता चुका, क्योंकि आपसे पूछ ले तो हाँ ये मत बताने शुरू कर देना कि ऐसे कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं, ऐसे कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कि जिसका ग्राफ एक सिंगल स्ट्रोक में बन जाए, बिना टूटे बन जाए, उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। और अगर फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब आते हैं इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर। वो क्या है? तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ऑफ अ फंक्शन, ये हमारा आज का कंसेप्ट है, टॉपिक है। वैसे तो मैं इस वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूं। हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी के ऊपर एक सिंगल वीडियो होगी। अब यहां देखते हैं तो कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी। अब कंडीशंस क्या क्या होती हैं कंटिन्यूटी प्रूफ करने की? तो अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो देखो पहला कंडीशन क्या है? द पॉइंट मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, gn इज डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो उस फंक्शन की डोमेन का पार्ट होना चाहिए। अब कईयों को डोमेन भी नहीं पता होगा, तो चलो आपको डोमेन समझा देता हूं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, जहां से वैल्यूज लेनी है, ठीक है। जैसे मान लो फंक्शन में दो चीज होती है, एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज। तो मैं डोमेन रेंज समझा देता हूं। डोमेन का मतलब जो मैं पुट करने वाला हूं, जैसे मान लो मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, सपोज करो मैंने फंक्शन बनाया रूट एक्स। अब इसके अंदर मैं एक्स की जगह ले सकता हूं पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या मैं रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर ले पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो रियल नंबर का पार्ट नहीं बनेगा। रूट -1 सबको पता होगा, जिनको पता नहीं कोई बात नहीं, जिनको पता है बहुत बढ़िया, आयोटा होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं। तो आप x की जगह माइनस की वैल्यू यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रियल नंबर नहीं ले सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन यानी कि जिसको मैं पुट कर सकता हूं। तो उसने पहले कंडीशन में बात क्या बोली कि भाई देखो कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए पहले आपको 3 कंडीशंस माननी पड़ेंगी। इसमें से पहली कंडीशन क्या है कि
जो भी आप पॉइंट ले रहे हो, जो भी आप पॉइंट आपने चूज किया है, जो भी आप वैल्यू चूज कर रहे हो, वो उस डोमेन के अंदर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, उस डोमेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू जो है, वो लिमिट है, वो डिफाइन होनी चाहिए, अनडिफाइंड ना हो जाए फंक्शन, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक फंक्शन लिखा 1/x, अब मैं इसके अंदर कुछ भी रख लूं, x की जगह कुछ भी रख लूं, बस जीरो नहीं रख सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर किसी भी रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है हमारा, वो फंक्शन बन जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 1/x मान लो एक फंक्शन है, तो वहां पे x कभी मैं जीरो नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर वहां पे 1/x-2 होता, तो मैं चाह के भी अब x की जगह 2 नहीं रख सकता, क्योंकि 2 रखूंगा तो जीरो हो जाएगा। अब x की जगह कुछ भी रखो, 2 नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस भी फंक्शन में जो भी लिमिट, यानी कि जो जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं, उस पर लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, या फिर अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, ये तो होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी क्या, जो लिमिट है ना वो हमेशा gn के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एक सिंपल सी बात है, जो लिमिट की वैल्यू आई है वही वैल्यू उस फंक्शन में वो पॉइंट रखने पे आना चाहिए, क्योंकि लिमिट, ठीक है, एक अलग चीज होती है जिसमें हम पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और एक होता है फाइनाइट वैल्यू, जो हम फंक्शन में वही पॉइंट पुट करते हैं, दोनों बराबर आने चाहिए कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। अभी इसके ऊपर मैं एक बार और बात करूंगा जब मैं कंडीशंस के ऊपर समझाऊंगा, और इसी वीडियो में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, यहां देखो डेफिनेशन ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन है अ फंक्शन जीवी डिफाइंड इन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल में फंक्शन जो डिफाइंड है इंक्लूडिंग द पॉइंट v इक्वल्स टू n, जहां पे v इक्वल्स टू n एक पॉइंट है, इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट, वो कंटीन्यूअस है इफ, पहली कंडीशन, लिमिट v टेंड्स टू n माइनस, इस n माइनस का मतलब पता है क्या है, n रेज टू द पावर नेगेटिव का मतलब होता है, यहाँ पे जो पावर है ना नेगेटिव, ठीक है, इतनी इंग्लिश में यूज नहीं करूंगा, पावर है नेगेटिव, ठीक है, उस फंक्शन की मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। देखो ये राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल लगा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। और एक सिंपल से बताता हूं, कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लेफ्ट साइड लिमिट ही बोल देते हैं, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, जिसको हम राइट हैंड लिमिट ही बोल देते हैं, और फाइनाइट वैल्यू, तीनों इक्वल आने बहुत जरूरी है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन भी कंटीन्यूअस प्रूफ नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, दूसरी कंडीशन, लिमिट v टेंड्स टू n, gv और gn दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहे फिर भी दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, जो मैंने ऊपर बात करी थी ना, फाइनाइट वैल्यू और वो दोनों पॉइंट क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, आगे समझते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो अब तक मैंने डिस्कस की कंटीन्यूअस होने की शर्तें, कि हमें क्या चीजें दिखानी पड़ेंगी क्वेश्चन में, कैसे दिखाते हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, वो हम करेंगे बिल्कुल वीडियो के एंड में। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन पे। तो अब सपोज करो कि f और g दो अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जब दो अलग तरह के फंक्शन है तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहली प्रॉपर्टी ये बनेगी कि अगर f और g अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन है किसी भी पॉइंट a पे, तो f प्लस g और f माइनस g दोनों ही कंटीन्यूअस होंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन्हें भी कोई कंटीन्यूअस होने से नहीं रोक सकता। ऐसे ही अगला देखो, f डॉट g वो भी कंटीन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, मतलब मैं f की g से मल्टीप्लाई करूं तब भी कंटीन्यूअस ही रहेगा, f की g से डिवाइड करूं तब भी वो कंटीन्यूअस ही रहेगा उस पॉइंट पे, और अगर मैं fx की पावर में कुछ भी लिखता हूं तब भी वो कंटीन्यूअस ही रहेगा पॉइंट पे। इसका मतलब एक बार अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया, f और g अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो उसके साथ में जो भी ऑपरेशंस लगाऊंगा, f प्लस g, f माइनस g, f डिवाइड बाई g, f मल्टीप्लाई बाई g, वो सारे क्या होंगे, हमारे कंटीन्यूअस होंगे। अगर पावर में भी कुछ और रख दूं तब भी वो कंटीन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंटीन्यूअस की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन के ऊपर, कंपोजिट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब आर आल्सो कंटीन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसके कंपोजिट फंक्शन भी कंटीन्यूअस होते हैं। अब एक बात ऐसे समझते हैं भैया, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, चलो फिर अब ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इसके लिए पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। अब हो सकता है कोई भाई परिवार इतना रिच ना हो, इतना अमीर ना, वैसे इसमें बात उसकी आती नहीं है, चलो फिर भी समझा देता हूं। ठीक है, एक को बिल्कुल
हाँ, लो लेवल का परिवार, ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलूं, मिडिल क्लास फैमिली, जहां पे एक भाई सिंपल सी वॉशिंग मशीन यूज होती हो, है ना, जिसे हम बोलते हैं ना सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, आपने सुना होगा सेमी ऑटोमेटिक। तो उसमें एक में तो होगा क्या नाम है, कपड़े धोने वाली, है ना, कोलम, जो भी होता है वो डिब्बा, कपड़े धोने वाला बॉक्स, क्योंकि मैंने धोया नहीं है कभी। हाँ, और दूसरे में क्या होगा, क्या नाम है वो वाला बॉक्स, कौन सा, कपड़े सुखाने वाला। लेकिन अब एक रिच फैमिली, है ना, उसने कहा नहीं, हमें इतनी झंझट नहीं पालनी, हमें चाहिए एक बार कपड़ा डाल दूं, वो धुल के सूख के एक ही कॉलम से आ जाए, बस डालना है मुझे, कपड़े डालने हैं, वॉशिंग पाउडर डालना है, पानी डालना है, वो अपना काम खुद ब खुद कर दे। उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन, है ना। उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बॉक्स होता है, उसे हम कपड़े डाल देते हैं, कपड़े धुल भी उसी में जाते हैं, सूख भी उसी में जाते हैं, हमें सिर्फ कपड़े एक बार डालने हैं और फिर वापस निकाल लेने हैं। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन, है ना। ये होती है रिच पीपल्स के घर में, जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो एक बार कपड़े निकाल के दूसरे कपड़ों में डाल भी सके, वैसी मशीन यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे आपको मैं अब समझाता हूं मैथ वाले तरीके से, कैसे, जैसे मान लो मैंने कॉलम बनाया, अब एक फंक्शन है, मान लो सपोज करो मेरे पास है एक्स स्क्वायर, मैंने कॉलम बनाया, मैंने इसमें कुछ एलिमेंट डाले, जैसे मैंने डाला 1, मैंने डाला 2, मैंने डाला 3। तो हम सब जानते हैं फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं रखा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये सारे हो गए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसको मैं एक और फंक्शन में रखूंगा, वो क्या, मैं करूंगा अब इन सबका क्यूब, जो भी नंबर आए हैं, मतलब ये तो था फंक्शन एफ एक्स, अब मैं करूंगा जी एक्स, ठीक है। तो जब मैंने 1 का क्यूब किया तो 1 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, उम्मीद है आप सबको पता ही होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 9 का क्यूब, भाई क्यूब करना तो आता है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्यूब निकाल रहा हूं, क्यूब करने का मतलब होता है जो भी नंबर आया है, क्योंकि ये पहले इनपुट था, ये आउटपुट आया, अब इस फंक्शन के अंदर ये इनपुट डालेंगे, अब आएंगे आउटपुट। यानी कि एक तरह से ये बोलो कि ये हमारे पास सिंपल मशीन थी, इसमें मैंने कपड़े डाले धोने के लिए, धुल के आ गए, अब धुलने के बाद डाल रहा हूं सूखने के लिए, ठीक है। इस सबको कंपोजिट फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे 9 रखा, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, यानी कि 729। तो ये आ गया हमारे पास फाइनली जो आंसर आना चाहिए, कि कपड़े बिल्कुल ये मान लो धुल के आ चुके हैं, सूख के भी आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कंपोजिट फंक्शन की बात करूंगा, 2 होते हैं, एक तो होता है फोग, ठीक है, फोग, और उम्मीद है मेरी राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो एक तो होता है फोग, फोग का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दोगे आप, जी एक्स रख दोगे। अब फंक्शन में x था तो यहाँ पे x का स्क्वायर था, अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है, gx, तो x की जगह क्या आ जाएगा, gx, और gx के लिए क्या है, x क्यूब, मतलब मुझे करना है x क्यूब का स्क्वायर। और हम सब जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर 6, तो ये बन गया हमारे पास x की पावर 6, ये बन जाएगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। यानी कि अगर मुझे सीधा इसमें से इस पे जाना है तो क्यों ना मैं नया फंक्शन बना लूं, ये बन गई मेरी ऑटोमेटिक मशीन। मैं यहां पे रखूंगा अपनी सारी वैल्यू, जब मैंने x की जगह यहाँ पे 1 रखा, 1 की पावर 6, अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 आ गया। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 की पावर 6, अपने आप ही क्या आ गया, 64, नहीं आता, कैलकुलेट कर लो भाई, 2 की पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार गुणा कर लो, ठीक है, तो अपने आप ही क्या जाएगा 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। ऐसे अगर मैंने 3 डाला तो 3 की पावर 6 अपने आप ही क्या आ जाएगा 729, है ना, वो भी करके दिखाऊं क्या, तो 3 3 3 3 3 और 3 6 बार आगे, 9 9 से 27, 27 में 3 81, 81 3 जा 243, और 243 3 जा कितना हो जाएगा 729। उम्मीद है कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट की हुई है मैंने, 729। तो ये हमारे पास क्या था, कंपोजिट फंक्शन, जो क्या आया, ठीक है, x की पावर 6। ये तो आया था फोग, आप चाहो तो गोफ भी, दो ही चीज होती है, या तो फोग निकालना आता है, गोफ निकालना आता है, GOF, ठीक है। इसको हम बोलते हैं G ऑफ एफ एक्स। फंक्शन में जहां जहां gx होगा, x की जगह वहां पे क्या मिल जाएगा, gfx, यानी कि gx में जहां जहां x होगा वहां पे आ जाएगा fx। यहां भी फंक्शन सेम ही रहेगा, x की पावर 6, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी बात कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। अब यहां से मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, एक्स स्क्वायर हम सब जानते हैं, इसका ग्राफ मैंने भी बनाया था, ये रहा पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर का, और ऐसे एक फंक्शन होता है एक्स क्यूब, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर आप बनाओगे तो वो बनेगा u,
कुछ यूं बनेगा, अरे मतलब इसको ऊपर से यूं बना लो और नीचे से यूं कर दो, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो x की पावर 6 भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। ये मैं समझाना चाह रहा था कंपोजिट फंक्शन के माध्यम से। तो उम्मीद है यहां तक के टॉपिक्स में आपको कंटिन्यूटी फंक्शन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से बेस्ट दिया है मैंने इस टॉपिक को समझाने में, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। हमने क्वेश्चन छोड़ा था बेबी एक ये, उससे पहले जिसको जो उतारना है वो स्क्रीनशॉट लेना है, वो लेकर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई फिर बोल रहा हूं, पढ़ना ध्यान से शुरू कर देना। और दूसरी बात, कंसेप्ट याद भी होने चाहिए, साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कंसेप्ट भूल गए तो क्वेश्चन यू भी नहीं होंगे आपसे एग्जाम के अंदर। पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो सके एग्जाम के अंदर, आप गलतियां ना करो कैलकुलेशंस वगैरह में। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर मैं बात करूंगा, जाना कहीं नहीं है इस क्वेश्चन की इसी वीडियो में, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। चलो अब फिर देखते हैं हम क्वेश्चंस। अब मेरा प्लॉट बिल्कुल खाली हो चुका है और क्वेश्चन करने के लिए काफी स्पेस हमारे पास। उसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। मतलब ए की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन जो है एक तरह से हमें कंटिन्यूअस गिवन है, हमें निकालनी है ए की वैल्यू। और फंक्शन कंटिन्यूअस कब आया होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फाइंड वैल्यू तीनों क्या आई होंगी, इक्वल आई होंगी। तो मैं करूंगा क्या, मैं तीनों चीजें निकाल लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और फाइंड वैल्यू सी, फाइंड वैल्यू भी। और यहां से एक बात भी समझाऊंगा कि आपको एग्जाम से दो चीजें निकालनी होती है, तीन चीजें नहीं, और मैं तीनों निकलवाऊंगा। और क्यों दो चीजें निकाली तो उसका रीजन भी दूंगा, ठीक है। और हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो फिर निकालना शुरू करते हैं। तो पहले मैं निकालना यहां से अपना LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली है। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, फंक्शन होगा x टेंड्स टू, ठीक है। हमें चेक करना है, यहां पे लिख देता हूं, इफ fx इज कंटिन्यूअस, या फिर नहीं यहां पे ये मत लिखना, यहां पे लिखना लेट अस चेक, हम चेक करने वाले हैं, लेट अस चेक एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे हम चेक करने वाले हैं अभी। तो जब x बराबर 1 पे चेक करेंगे हम, तो पहले मैं निकाल रहा हूं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इस पे हम चेक करेंगे। तो इसको हम लिखते ऐसे हैं, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो फंक्शन बराबर होगा, आपको ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब बात ये आपको कैसे पता लगा कि 1 पे ही चेक करना है? मेरे भाई बात सुनो, जो ये होगा ना, ये इसी पे ग्राफ टूटते हैं जो गिवन होते हैं, तो आपको इन्हीं पॉइंटों पे चेक करने होते हैं। तो 1 आ गया, मैं 1 पे चेक करूंगा, 1 नेगेटिव। जब 1 नेगेटिव होगा तो फंक्शन का कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, ये वाला। अब 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक से छोटा, बिल्कुल करीब एक के, पर एक से थोड़ा छोटा। तो अगर 1 से लेस देन होगा तो फंक्शन लेना मैं ये वाला, तो फंक्शन मैं लूंगा ये वाला। तो मैंने फंक्शन क्या लिया, ax स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 1। अब आप चाहो तो डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हो, मैं बोलूंगा एक से आपको और बढ़ा लेना चाहिए। अब आप करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि 1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, और ये h इतना छोटा है कि बिल्कुल 0 के करीब है। तभी तो मैंने बोला कि जो 1 से नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा सा छोटा पर बिल्कुल 1 के करीब, इसलिए h के लिए 0 पुट की जाती है कि h भी 0 को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। h भी क्या है, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू जो बिल्कुल 0 के करीब है। 1 माइनस h का होल स्क्वायर, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, देख लेना भैया। 4x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1, क्योंकि अब मैं लिमिट पुट कर दूंगा, h की लिमिट 0 ही आ गई, 0 यहां पे आएगा, 0 यहां भी आएगा। तो 1 में से 0 गए 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू में a आ गया। ऐसे ही 1 माइनस से 0 गए तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। 4 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 4, और माइनस में 1। अब 4 में से 1 गई, 3 आंसर आ गया, a प्लस 3। ये हमारा आया है LHL। तो ये हमने क्या निकाला है, LHL निकाला है। अब मैं निकालूंगा RHL। तो अब मैं निकाला RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालने लग गया तो फंक्शन में वैल्यू क्या पुट होगी, फंक्शन होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव में मैं लिमिट रखूंगा यानी कि 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी तो फंक्शन हमारा ये होगा माइनस x प्लस 3। तो माइनस x प्लस 3 ये हमारा फंक्शन होगा, क्योंकि जब भी 1 से बड़ा होगा हमें फंक्शन ये वाला लेना है, ठीक है। तो जब मैंने ये लिया 1 पॉजिटिव, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। पर अब की बार यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट लगा लो, 1 माइनस नहीं 1 प्लस है जाएगा, क्योंकि मैं 1 से कुछ ना कुछ बढ़ा लेना है, पर बिल्कुल
1 के करीब ही रहना है, क्योंकि h की लिमिट क्या है, 0 है। h बिल्कुल टूची वाली जो 0 के बराबर है, और फर्क कुछ नहीं पड़ता इस h से, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है। जब 0 यहाँ पे रखोगे तो -1 +1 और 0 +1 ही रहेगा, -1 +3। कितना आंसर आ गया हमारे पास, यहां से आ गया 2, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं कही मैंने, नहीं, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, 2 + 3 ठीक है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब तक हमने बिल्कुल सब कुछ ठीक किया है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब मैं निकालने जा रहा हूं यहां से क्या, फाइनाइट वैल्यू, है ना। फाइनाइट वैल्यू निकालते हैं। फाइनाइट वैल्यू का जो मतलब होता है वो होता है फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू, मतलब फंक्शन की 1 पे वैल्यू। अब फंक्शन हम जानते हैं, जब फंक्शन में 1 रखूंगा मैं, तो सिंपल सी बात है, जब फंक्शन बिल्कुल 1 के इक्वल हो तो कौन सा फंक्शन लेना है, मैं ऊपर वाला, देखो ये रहा, ठीक है। यानी देखो उसने बोला ना, जब x 1 से छोटा हो तब भी यही लेना है, x 1 के बराबर हो तब भी यही लेना है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ax² प्लस में 4x माइनस में 1, ठीक है। तो अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू में a हो जाएगा, 4 इंटू में 1 जब मैं रखूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 - 1 ये आ गया a+3। यानी कि आपने एक बात नोटिस करी, LHL हो चाहे फाइंड वैल्यू, दोनों से वैल्यू सेम आई है, a+3। तो इसलिए मैं कह रहा था कि देखो अब तो मैं बराबर रख के अपना आंसर निकाल लूंगा, क्योंकि इसको तो इक्वेट करने का फायदा नहीं, दोनों पहले बराबर है, मुझे इसको इक्वेट करना है, बराबर रखने हैं, और एक निकल जाएगी जो आएगी 1, नहीं 3 में आ जाएगी, माइनस का होगा, माइनस का 1 आएगी, ठीक है। तो अब उसको छोड़ो, वो तो हमारा काम था नहीं। हमारा मेन काम क्या था कि मैंने एक चीज ये नोटिस करी इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझे चाहूं तो मुझे इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आपको दिख रहा है कि एक मुझे दोनों फंक्शन उठाने पड़ेंगे, तो ये उठा लिया, RHL कहता है कि यहां से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, और एक फंक्शन ऐसा उठाना जिसमें वो वेरिएबल भी मौजूद हो। तो ये वाला फंक्शन था जिसमें वेरिएबल मौजूद था, और ये आ रहा है LHL की वजह से भी और फाइंड वैल्यू की वजह से भी। तो फाइंड वैल्यू उठाओ भाई वहां से, क्योंकि वो निकालना इजी होता है, इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, दोनों से जब सेम ही आना है तो मैं उसे निकाल लूंगा, इसे निकालने की जरूरत नहीं थी। अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या 1, x बराबर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फाइंड वैल्यू, दोनों तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। और LHL क्या है हमारे पास, LHL की जरूरत नहीं है, RHL है हमारे पास 2, फाइंड वैल्यू है a+3। अब 3 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, अब 2 में से घट गया 3 बराबर है a के -1, यानी कि a की वैल्यू -1 होगी, तभी जाके फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, x बराबर 1 पे, ठीक है। अब यहां से एक बात और समझाना चाहूंगा, जब पॉइंट निकालने हैं ना, जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी है और मैं फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तब तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अब अगर मान लो आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो आपको तीनों चीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों इक्वल आएंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वरना फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और कई बार वो तीनों चीजों के लिए अलग इक्वेशन देता है, LHL अलग से आती है, RHL अलग इक्वेशन से आती है, और फाइंड वैल्यू अलग इक्वेशन से आती है। कई बार वो एक गेम और खेलता है, वो 3 इक्वेशन देगा, एक फाइंड वैल्यू के लिए जो इजी होगी, एक LHL के लिए, एक RHL के लिए, ठीक है, और 2 अलग अलग फंक्शंस देगा, LHL के लिए और RHL के लिए। आई बात समझ में? तो आपको जो इजी रहेगा आपको वो सोल्व करना चाहिए। आई बात समझ में? और अगर आपको लगता है कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, तो आप आराम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जब सारी सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं और क्वेश्चंस की वीडियोस बनाता रहूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब तक के लिए मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है। डिफरेंशिएबिलिटी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा जो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए भी मत जाना। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी तो मेरे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो फिर मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है वो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकता है, और उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम और काफी करीब है, और अब मैं भी लगातार वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। मेरे भी सारे काम ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर लिए हैं, फेस्टिवल्स भी खत्म हो चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। और अब लगातार वीडियो जाएगी एग्जाम तक, और मैं कोशिश करूंगी और जितना ज्यादा कंटेंट मैं बना सकूं आपके पढ़ाई के लिए, उतना जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूं। आई बात समझ में? चलो फिर पढ़ते रहे, मस्त रहे। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।